नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। अगले आधे घंटे में हम ट्रैक करेंगे उन तमाम बड़ी खबरों को जो दिन भर में होंगी डेवलप। तो आइए सीधा रुख करते हैं आज के एजेंडे को लेकर। एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का आज दूसरा दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी। मित्र देशों के बीच रक्षा में संवर्धित जुड़ाव के जरिए साझा समृद्धि विषय पर होगी अहम बातचीत। लखनऊ में आज डिजिटल इकोनॉमी को लेकर G20 देशों के बीच बैठक का आज दूसरा दिन। इंदौर में भी कृषि से जुड़े अहम मसलों पर वर्किंग ग्रुप के सदस्यों के बीच होगी अहम बैठक। और देश के सभी 1,56,000 आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर आज मनाया जा रहा है स्वास्थ्य मेला। अच्छी सेहत के लिए साइकिल रैली और साइक्लोथॉन का भी आयोजन। तो रुक करते हैं पहले एजेंडे का। इंदौर में कृषि कार्य समूह की बैठक का औपचारिक उद्घाटन आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के वीडियो संदेश के साथ होगा। इस मौके पर केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहेंगे। बैठक का आज दूसरा दिन है। आज ही G20 देशों के प्रतिनिधियों को विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू ले जाया जाएगा। इस दौरान प्रतिनिधि मांडू किले का भ्रमण करने के अलावा लाइट एंड साउंड शो और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से निमाड़ मालवा के इतिहास और संस्कृति से भी परिचित होंगे। और इसी बड़ी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ इंदौर से ही जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता आदित्य। तो आदित्य, औपचारिक शुरुआत आज होनी है, कब तक उम्मीद कर सकते हैं इस वीडियो संदेश के आने की, और कुछ सुगबुगाहट, क्या कुछ प्रमुख पॉइंटर्स हो सकते हैं इस वीडियो संदेश के? आंचल, बस शुरू हो ही रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय नागर विमानन मंत्री जो है वो यहाँ पहुँच चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया आ चुके हैं और कृषि कार्य समूह की जो पहली बैठक थी उसका औपचारिक शुभारंभ जो है अब कुछ ही पलों में वो करने वाले हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का एक वीडियो संदेश यहाँ से चलाया जाएगा और G20 देशों से जो तमाम डेलीगेट्स यहाँ पर पहुंचे हैं कृषि कार्य समूह की बैठक में चर्चा के लिए, वो यहाँ पर होंगे। अब सीधी तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया डाइस पर पहुंच चुके हैं। तमाम G20 देशों से प्रतिनिधि जो हैं आंचल वो यहाँ पर आए हुए हैं और कृषि को लेकर, खाद्य सुरक्षा को लेकर, फूड चेन की अगर बात की जाए, ई मार्केट की बात की जाए, इन तमाम ये महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर ये चर्चा हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज दूसरा दिन जो है वो मांडू का दौरा भी कराया जाएगा आज तमाम G20 देशों के डेलीगेट्स को। लेकिन खाद्य सुरक्षा खासकर अगर बात की जाए, जिस तरीके से तमाम जो जनसंख्या दुनिया भर में अलग अलग देशों की जिस तरीके से बढ़ रही है, वहाँ पर खाद्य सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती है। और किस तरीके से फूड चेन को मेंटेन किया जाए, उसको मैनेज किया जाए, ये तमाम वो महत्वपूर्ण विषय हैं आंचल जिस पर चर्चा हो सकती है। भारत कृषि के क्षेत्र में कई नवाचार करता आया है और ये प्लेटफॉर्म अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पिछले 7-8 सालों में जिस क्षेत्र में भारत लगातार काम कर रहा है, उन तमाम विषयों को इस पूरी बैठक में चर्चा के लिए रखा गया है। और ये बैठक ये भी तय करेगी कि किस तरीके से आने वाले समय में आधुनिक कृषि की तरफ भारत को, न सिर्फ भारत बल्कि G20 देशों को आगे बढ़ना है। नवाचार जिस तरीके से तमाम G20 देश कर रहे हैं, उन नवाचारों के साथ जिस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, आधुनिकता के साथ आगे बढ़ा जा सकता है, डिजिटलीकरण के साथ आगे बढ़ा जा सकता है, ये तमाम वो विषय हैं जिनको इस बैठक में डिलीवर किया जा रहा है, लिया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस तरीके से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले जो देश हैं, भारत भी उनमें से एक है और G20 देशों में कई ऐसे देश हैं जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर काम कर रहे हैं। और अगर भविष्य में उसको और मजबूत करना है, आगे लेकर जाना है, तो इस तरह की बैठक, चूंकि ये पहली बैठक है और इसके बाद करीब 3 बैठकें और होंगी, चौथी बैठक जो होगी वो मंत्री स्तर की बैठक होगी जिसमें कुछ डिक्लेरेशन निकलकर सामने आएंगे। लेकिन शुरुआती दौर की जो 3 बैठकें होंगी उसमें कई अलग अलग बिंदुओं को शामिल किया गया है, अलग अलग विषयों को रखा गया है। और अब औपचारिक शुभारंभ जो है आंचल केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो यहाँ पर करेंगे और नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री जो हैं उनका एक वीडियो संदेश चलाया जाएगा। कृषि मंत्रालय के जो सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं।
चूँकि अध्यक्षता कृषि मंत्रालय के जो सचिव हैं वो कर रहे हैं और तमाम उन G20 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से भविष्य में आगे बढ़ा जाए। और सबसे अहम बात यहाँ पर ये है, क्योंकि अब कुछ ही देर में जब वीडियो संबोधन होगा वो तो हम सुनेंगे ही आदित्य, लेकिन सबसे अहम ये है क्योंकि आप इसको लगातार कवर कर रहे हैं, हम जानते हैं कि जो कोविड का टाइम हमने देखा उसमें कृषि क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें उल्लेखनीय प्रगति हुई। और सबसे अहम यहाँ पर ये है कि जब हम ई नाम मंडियों का जिक्र करते हैं या फिर कृषि क्षेत्र में ख़ास तौर पर तकनीक के साथ उसको चलते हुए देखते हैं, वो अपने आप में इस पूरे क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा प्रगति के साथ आगे बढ़ते हुए। बिल्कुल, ये प्रधानमंत्री ने भी कहा कि अन्नदाता और करदाताओं ने कोरोना काल में देश को एक बहुत बड़ी मदद दी थी और यही वो दो लोग थे जो भारत में तो काम कर ही रहे थे, लेकिन G20 देशों में भी कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र आधारित जो अर्थव्यवस्था है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और जिस तरीके से अगर कोई इस तरीके की आपात स्थिति बनती है, कोरोना जैसी महामारी या आगामी दिनों में अगर इस तरीके की दिक्कतें आती हैं, तो किस तरीके से आप फूड सप्लाई पे काम कर सकते हो, कैसे आप अपने देश के नागरिकों तक अन्य और ज़रूरी चीज़ें पहुंचा सकते हो, ये तमाम चीज़ें निर्भर करती हैं आपके कृषि उत्पादकता पे। ये तमाम चीज़ें निर्भर करती हैं कि किस तरीके से आप कृषि का डिजिटलाइजेशन कर सकते हो, कैसे उसके नवाचार कर सकते हो और कैसे आप पारंपरिक खेती से ऊपर उठकर आधुनिक खेती की तरफ आगे बढ़ सकते हो। ये तमाम वो पहलू हैं जिन पर अब पूरी दुनिया ये समझ रही है कि इस पर चर्चा होनी ज़रूरी है। और ख़ासकर G20 की अगर बात की जाए तो इस G20 देशों के एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की अर्थव्यवस्था पर निर्भर होती है G20 देशों की अगर देखा जाए तो। और खासकर भारत जैसे देश जो कृषि प्रधान देश हैं, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के देश हैं, ऐसे कई और देश हैं इसी G20 में जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर काम करते हैं, उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है कि कैसे वो खाद्य सुरक्षा आगामी दिनों में रख सकते हैं और किस तरीके से वो अपने देश के नागरिकों की कृषि की आय को दोगुना कर सकते हैं। ना सिर्फ कृषि की आय को दोगुना कर सकते हैं बल्कि आगामी दिनों में या ये कहें कि आगामी कुछ वर्षों की कार्य योजना किस तरीके से बनाई जा सकती है, ये भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म इस बैठक में बनता हुआ साबित हो रहा है। और किस तरह से भारत ने जिस तरह से जब हम सॉइल हेल्थ कार्ड्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं कृषि क्षेत्र से जुड़े किसानों को टेली परामर्श देने की, कैसे इन तमाम मॉडल्स का सहारा लेकर उत्पादकता को बढ़ाया। और खास तौर पर जो अलाइड सेक्टर्स हैं आदित्य, जिसमें हम मत्स्य पालन की बात करते हैं, पशुपालन की बात करते हैं, उसमें उल्लेखनीय प्रगति की है जो दूसरे देशों के लिए भी एक उदाहरण हो सकता है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से पर क्रॉप मोर क्रॉप की बात की, भारत ने अपने कृषि के क्षेत्र का जो रकबा है, सिंचाई का जो रकबा है, उसको बढ़ाने पर काम किया। ये तमाम वो प्रयास है। भारत ने ई नाम योजना आज से 6 से 7 साल 8 साल पहले ई नाम योजना शुरुआती दौर में जब केंद्र की मोदी सरकार आई, तब सबसे पहले वो योजना कृषि क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो रही थी, जिसने एक किसान को एक मार्केट दिया कि वो घर बैठे ही अपने फसल के दाम देख सकता है। इसके अलावा किसान की फसल को सुरक्षा देना, ये किस तरीके से सुरक्षित किया जा सकता है, फसल बीमा योजना जैसे तमाम वो चीज़ें थी जिसने किसान की फसल को एक इंश्योर्ड किया, उसको बीमीकृत किया कि अगर उसमें कोई आपदा आ जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, ओला पाला पड़ जाए, तो किस तरीके से किसान को सुरक्षित किया जाए। देखिए, मुद्दा सिर्फ अकेला ये नहीं है कि आप किस तरीके से कृषि या पारंपरिक खेती को आगे बढ़ाएंगे या कौन सी क्रॉप लगाएंगे, कौन सी फसल पर काम कर सकते हैं। मुद्दा ये भी है कि उसके पीछे जो अन्नदाता है, जो किसान है, जो अपने खून पसीना कर लगाता है, खेत पर काम करता है, उसको भी मजबूत करना है। क्योंकि अगर कोई देश कृषि प्रधान होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो कृषि पर निर्भर होती है, और कृषि पर निर्भर होना मतलब उसकी आजीविका का साधन भी कृषि ही होता है। लिहाजा उसकी सिर्फ उससे कृषि की अर्थव्यवस्था ही नहीं जुड़ती है, उससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था जुड़ती है। अगर किसान की आय दोगुनी होगी, किसान की इनकम अगर बढ़ेगी, वो अगर मजबूत होगी, तो उससे उस देश की अर्थव्यवस्था पर भी
असर पड़ता है। ऐसे में भारत ने एक बहुत बड़ा मॉडल दिया है देखा जाए तो आंचल पिछले कुछ सालों में, और वो मॉडल ना सिर्फ भारत बल्कि उन तमाम देश जो विकासशील देश हैं, जो कृषि के क्षेत्र में अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन कई बार जलवायु जो है उसका उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाता है। क्योंकि भारत में तो हमने देखा है 3 से 4 मौसम होते हैं, 2 से 3 मौसम होते हैं जो जिनमें अच्छी फसल कई अलग अलग क्षेत्रों में हम कर सकते हैं। लेकिन कई देश ऐसे हैं G20 देशों में जहां 1 या 2 ऋतु ही वो देख पाते हैं, और ऋतु आधारित फसल जो होती है वो किस तरीके से मल्टीपल क्रॉप पे आगे बढ़े, वो फल फूल की बात की जाए या तमाम पारंपरिक फसलों की बात की जाए, कैसे उन सब की सारी फसलों पर एक साथ काम कर सकते हैं, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन पे भारत ने अपनी बात रखी है। और जिस तरीके से भारत ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, खासकर अभी जिस तरीके से इस बैठक में प्रेजेंटेशन जो चल रहा है, वो प्रेजेंटेशन यही बताया जा रहा है G20 देशों को कि डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में भारत ने किस तरीके से ड्रोन पद्धति को अपनाया है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बात जो प्रधानमंत्री करते हैं उसमें तकनीक का इस्तेमाल किस तरीके से किया गया। और मिलेट्स, आंचल मिलेट्स का जिक्र किए बिना मुझे लगता है कि शायद ये बैठक बहुत अधूरी हो जाएगी, क्योंकि मोटे अनाज को लेकर भारत की एक बहुत बड़ी पहल थी, और उसी पहल के आधार पर 2023 की अगर बात की जाए तो उसको इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया। और किस तरीके से मोटे अनाज की फसल पर काम किया जा सकता है, किस तरीके से मोटे अनाज के सेवन से उसके खाने से सेहत पर कितने पौष्टिकता मिल सकती है, ये तमाम वो चीज़ें भी इनको बताने की कोशिश की जा रही है तमाम जो G20 देश से आए हुए डेलीगेट्स हैं। और वही वो मोटा अनाज है जिसके तमाम जो स्वादिष्ट व्यंजन जो है वो ना सिर्फ उसके ब्रेकफास्ट की बात की जाए बल्कि लंच और डिनर में भी उनको परोसा जा रहा है। और जानने को मिल रहा है कि किस तरीके से मोटे अनाज से आप देखा जाए तो स्वादिष्ट व्यंजनों का भी इस्तेमाल कर लाभ ले सकते हैं, और साथ साथ आपकी सेहत के लिए भी वो कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और ये निर्देश भी हैं कि तमाम जो भारत में अब जिस तरीके से न सिर्फ G20 बल्कि जो भी कार्यक्रम हो तो उसमें मोटे अनाज का इस्तेमाल जरूर किया जाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया अब संबोधित कर रहे हैं। बिल्कुल ना, तो जो कार्य समूह की बैठक का दूसरा दिन है जिसमें हम कृषि क्षेत्र पर चर्चा कर रहे हैं जो कि इंदौर में चल रही है, जिसकी जानकारी हमारे संवाददाता दे रहे थे। और उन्होंने कहा, साफ तौर पर कहा कि भी कुछ ही देर में जो कृषि मंत्री उनका वीडियो संबोधन होगा हम उसको भी दिखाएंगे, लेकिन किस तरह से तकनीक को शामिल करके जब हम कृषि की बात करते हैं और खासतौर पर ये जो पूरा साल है वो मोटे अनाज को समर्पित है। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। वहीं अन्य बैठक की बात करते हैं जो कि G20 से ही जुड़ी हुई है, जो कि लखनऊ में चल रही है। लखनऊ में G20 की डिजिटल इकोनॉमी कार्य समूह की बैठक का आज दूसरा दिन, लेकिन मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ भी आज ही होगी। लखनऊ में डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप बैठक का पहला दिन बहुत सफल रहा, जिसमें 36 सम्मानित वक्ताओं ने 700 से अधिक पंजीकृत प्रतिभागियों के साथ अपनी विशेषज्ञता और अंतर्दृष्टि साझा की। दूसरा दिन भी समान रूप से रोमांचक रहेगा, जिसमें ट्रॉयका सदस्यों के मुख्य भाषण और डिजिटल अर्थव्यवस्था में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा और डिजिटल स्किलिंग और महत्वपूर्ण विषयों पर विषयगत सत्र शामिल हैं, जो डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप के लिए प्राथमिकता वाले एजेंडे हैं। कल बैठक का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे और केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर आभासी वास्तविकताओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ASK गीता, AI शतरंज, दैनिक जीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इंडिया जर्नी, लखनऊ VR टूर और केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार की विभिन्न पहलों जैसे अभिनव समाधानों को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया। और अब बात करते हैं एरो शो को लेकर। तो एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का आज दूसरा दिन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बेंगलुरु में एरो इंडिया के मौके पर रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। बैठक में मित्र देशों के रक्षा मंत्री भाग लेंगे। सम्मेलन का विषय रक्षा में संवर्धित जुड़ाव के माध्यम से साझा समृद्धि, कॉन्क्लेव में निवेश, अनुसंधान विकास, संयुक्त उद्यम, सह विकास, सह उत्पादन और रक्षा उपकरण उपलब्ध कराकर क्षमता निर्माण में सहयोग बढ़ाने तथा प्रशिक्षण
अंतरिक्ष, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री सुरक्षा को एक साथ विकसित करने से संबंधित पहलुओं पर चर्चा होगी। कॉन्क्लेव रक्षा मंत्रियों के लिए मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विजन को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ने का अवसर है। तो रक्षा मंत्रियों के इस खास सम्मेलन पर, जो कि एरो इंडिया में होने वाला है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधीर यादव जुड़ गए हैं। सुधीर, साझा हित और एक भागीदार के रूप में तो भारत इसमें भाग ले ही रहा है, वहीं एक रक्षा क्षेत्र के बाजार के रूप में भी ये मंच सबसे उपयुक्त और उत्तम। अच्छा, देखिए, आपने साफ तौर पर कहा कि रक्षा क्षेत्र के बाजार में आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है और खास बात यह है कि अच्छा मैं बताऊं कि 32 देशों के रक्षा मंत्री हैं वो यहाँ हिस्सा ले रहे हैं और 29 देशों के जो एयर चीफ है, वायुसेना प्रमुख हैं, वो यहाँ हिस्सेदारी कर रहे हैं। तो अपने आप में खासा अहम हो जाता है और इस लिहाज से कि रक्षा मंत्री और जो वायुसेना प्रमुख यहाँ होंगे, उनके साथ इस चीज पे डिस्कशन रहेगा कि आखिर किस तरह की आवश्यकताएं हैं इस क्षेत्र को लेकर। खासतौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री का विजन रहा है, सागर विजन जो रहा है, उसके मद्देनजर इस क्षेत्र में खासतौर पर इंडो पैसिफिक की अगर बात कही जाए तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की अगर भूमिका में भारत आगे निकलकर आना चाहता है, तो किस तरीके से इस क्षेत्र के जो कई सारे देश हैं जो भारत की तरफ देख रहे हैं, उनको सुरक्षा व्यवस्था कैसे मजबूत की जा सकती है उनकी, और उनको किस तरह के इक्विपमेंट्स हैं जो भारत दे सकता है, ये अपने आप में खासा मायना है। यहाँ डिस्कशंस ये रहेगा कि आखिर म्यूचुअली तौर पे हम किस तरह से जो नए प्रोडक्ट्स हैं, नई टेक्नोलॉजीज हैं, उनको डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा नई टेक्नोलॉजीज के साथ किस तरीके से जो हम रक्षा साजो सामान डेवलप कर रहे हैं, तेजस की बात करें, ब्रह्मोस की बात करें, पिनाका मल्टीबैरल रॉकेट है, और इसके अलावा कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो डीआरडीओ ने विकसित किए हैं। कई हमारी जो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं जो रक्षा क्षेत्र में काम कर रही हैं, उन्होंने डेवलप किए हैं। तो आखिर वो किस तरीके से इन देशों के काम आ सकते हैं, इन देशों को हम निर्यात कर सकते हैं, जिससे कि जो इंडियन इकोनॉमी है, भारतीय रक्षा क्षेत्र है, उसकी जो उसका बेस जो है वो बहुत ब्रॉडन हो जाए, बहुत बेहतर हो जाए। हम अपनी रक्षा सेनाओं की जरूरतों को रक्षा सेनाओं की जरूरतों के लिहाज से एक बेहतर साजो सामान उनको तो दे ही सके, लेकिन अपनी जो फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज हैं उनकी जरूरतों को भी पूरा कर पाए। तो इस लिहाज से आज के सम्मेलन में बहुत कुछ निकलकर सामने आएगा सुधीर, क्योंकि जहां पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भी बातचीत होगी, कैसे एक दूसरे के साथ जो रक्षा मंत्री हैं वो ये चर्चा कर पाएंगे कि उनके देश में क्या कुछ बेहतर है जो वो भारत को दे सके, और भारत के पास भी उन्हें ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है। तो एक विन विन सिचुएशन मान सकते हैं हम इसे। बिल्कुल आंचल, देखिए बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए कई सारे ऐसे देश हैं जिनके पास जो श्रम की अगर बात करें कि जो उनका लेबर मार्केट है बहुत बेहतरीन है। कुछ देश हैं जिनके पास कुछ क्षेत्रों में बहुत टेक्नोलॉजी माहिर है। अगर भारत की खासतौर पर बात करें तो एआई के क्षेत्र में, अगर कंप्यूटर के क्षेत्र में बात करें तो उसमें भारत ने महारत हासिल कर रखी है। इसके अलावा रक्षा साजो सामान में जिस तरीके से सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, पिछले 7-8 सालों में जो माहौल डेवलप हुआ है, कई सारे हमारे स्टार्टअप हैं, कई हमारी कंपनियां हैं जो वैश्विक स्तर पर साजो सामान है उनको पिच इन कर रही हैं कि आइए आप हमसे सामान लीजिए। जो दुनिया की दूसरी बाकी जो कंपनियां हैं जो दे रही हैं उनसे कम 10 गुना कम कीमत कम है, तो 1/10 जो है जो प्राइसेस है उस पर ऑफर करें। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कॉम्पिटिटिव मार्केट भारतीय कंपनियां वैश्विक स्तर पर लेकर जा रही है। रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर अभी जो रक्षा मंत्री है, कई देश जो मित्र देश हैं उनके साथ, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके साथ डिस्कशंस रहेगा कि आखिर किस तरह का हमारा जो सिक्योरिटी सिनेरियो है उसको लेकर हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले आपसी समझ बेहतर जरूरी है, उसके बाद से आपसी समझ के बाद से हम किस तरीके से आपस में डिस्कशंस के जरिए ये डिस्कस कर सकते हैं कि आखिर दोनों की जरूरतों के लिहाज से बेहतर तरीके से कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। आपने बहुत अहम बात कही है सुधीर की प्रतिस्पर्धा के लिहाज से जब हम बात करते हैं भारत कितने उन्नत और किफायतपूर्ण गुणवत्ता से पूरक जो उत्पाद है रक्षा क्षेत्र के वो वैश्विक बाजार में लेकर जाएगा, किस तरह से वहां पर जो कंपनीज हैं वो विश्वास के साथ भारत में निवेश करेंगी, क्योंकि लगातार ये बात जिस तरह से रक्षा मंत्री ने भी कहा कि हमें इसके निर्यात को दोगुना करना है आने वाले कुछ सालों में। बिल्कुल, देखिए कल प्रधानमंत्री ने भी कहा था और रक्षा मंत्री पहले भी इस चीज को लगातार कह चुके हैं कि 2025 तक जो हमारा रक्षा निर्यात है वो करीब 25,000 करोड़ के आसपास तक हमको ले जाने की जरूरत है और सरकार इस पर तेजी से काम कर रही है। अभी की अगर हम बात करें तो करीब 15,000 करोड़ के निर्यात के आसपास हम पहुंच चुके हैं और ये इस बदौलत हुआ है कि जो हमारी नई जो
हैं और सरकार जिस तरीके से पिच इन कर रहे हैं, जो हमारे फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज हैं, उनको ये भरोसा दिलाया जा रहा है कि जो हमारे रक्षा साजो सामान जो हमारे जो यहाँ निर्मित हो रहे हैं, खासतौर पे जो स्वदेशी कंपनियां हैं, जो PSUs हैं, उनके द्वारा वो हमारी सेनाएं जो है ट्रायल सर्विसेज है वो उनको इस्तेमाल कर रही है, उनका यूजर ट्रायल्स, उनकी परफॉर्मेंस वो उनके सामने है। तो एक बेहतर माहौल है और बिल्कुल जाहिर तौर पर जिस तरह से कॉम्पिटिटिव मार्केट की आपने बात की, आंचल कोई भी प्लेटफॉर्म या किसी भी चीज को, अगर टैंक की हम बात करें या हम एयरक्राफ्ट की बात करें, तो कई हजारों या लाखों में जो इनके पार्ट्स होते हैं वो बनते हैं, उसके बाद से असेंबलिंग इनकी हो पाती है। तो ये सारे पार्ट्स आखिर हमारी जो स्वदेशी कंपनियां बनाएंगी, बेहतर तरीके से बनाएंगी, कॉम्पिटिटिव बनाएंगी और सबसे खास बात, एक बाजार भारत में तैयार होगा। न केवल इकोनॉमी के लिहाज से बात करें, लेकिन अगर हम रोजगार के लिहाज से भी बात करें कि इंडियन यूथ जो है लगातार सरकार की तरफ देख रहा है कि उसको रोजगार चाहिए, तो रोजगार आखिर जनरेट होगा कैसे? तो ये जो कंपनियां हैं, जब ये यहाँ आएंगी तो जो रोजगार है वो जनरेट होगा। इसके साथ ही जो टेक्नोलॉजी है उसको जब हम दूसरों को देंगे, उपकरण जब हम दूसरों को देंगे, तो ज्यादा तौर पर इकोनॉमी बहुत स्ट्रेंथन होगी। तो ये एक बड़ा एम है। लंबे समय में अगर हम इसको देखते हैं तो हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग तो होगी, लेकिन हमारा यूथ जो है उसको भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इससे होगा। बिल्कुल, बहुत अहम आपने बात की। और स्टार्टअप्स के लिहाज से भी हमने देखा है कि कई ऐसे कंपनीज हैं जो रक्षा क्षेत्र में निवेश करके कहीं ना कहीं रक्षा उत्पादन को बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाएंगे और जो भारत की रक्षा ज़रूरतें हैं वो अपने आप में पूरी हो पाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए, और आपसे आगे भी हम इस पर अपडेट्स लेते रहेंगे। तो आज के एजेंडे में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। G20